ओवैसी ने संसद में उगला जहर, रवि किशन का करारा पलटवार। ओवैसी बोले, मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी ने कहा, अगर वक्फ कानून बनाते हैं तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि वक्फ बिल अभी जिस हालात में है उससे ये समाज में अस्थिरता पैदा करेगा, क्योंकि मुसलमान बिरादरी ने इसे नकार दिया है और अगर ये कानून लागू होता है तो ये भारत को 1980 के बाद और 1990 के दशक में ले जाएगा। अगर वक्फ कानून बनाते हैं तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने करारा पलटवार किया है। अगर सीधे तौर पर बीजेपी के सांसद रवि किशन की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की बात को कोई सीरियस ही नहीं लेता है। खुद उनके घर वाले भी असदुद्दीन ओवैसी की बात को नहीं सुनते हैं। तो वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह भी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से बुरी तरीके से बरसते हुए दिखाई दिए। सीधे तौर पर गिरिराज सिंह का यह कहना है कि यह देश किसी का नहीं है, बल्कि यह देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान जो कहेगा उसी के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रवि किशन ने असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर के करारा पलटवार किया है। क्या कुछ रवि किशन ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, अभी आप ओवैसी जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों पर आप भी क्यों हेडलाइन तवज्जो दे रहे हैं? आज उनको न मुस्लिम समाज सुनता है, न उनके घर वाले सुनते हैं। छोड़िए उनकी बातों को यार, कहाँ अभी बातों में दम होनी चाहिए। ऐसे लोग अब ऐसी कोई बातें हो, ऐसे कोई लीडर बोले तब बात हो। बातों में जिनके खुद ही अपनी बातों पर लोग ठहरते नहीं है, क्या इनको ना वोट मिलता है, ना इनकी पार्टी जीतती है। वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल ने भी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर करारा हमला बोला है। क्या कुछ जगदम्बिका पाल ने कहा है, सुनिए। देखिए, सरकार बिल्कुल यही चाहती है कि जो पूजा की जगह है, इबादत की जगह है, बिल्कुल वो ठीक रहे और जो वक्फ है उसका वक्फ का लोगों को फायदा, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, बच्चों को, अनाथ को मिले। लेकिन आज उसका फायदा तो मिल नहीं रहा। मुतवल्ली, केयर टेकर वक्फ के इंटेंशन के विपरीत जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उस वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो आज उसके लिए एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। खुद ओवैसी साहब उसके मेंबर रहे, हर समय उन्होंने भाग लिया है, अपने अमेंडमेंट्स मूव किया है, उस पर वोटिंग हुई है, एडॉप्शन हुआ है, नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ। ये देश में क्यों भ्रम फैला रहे हैं? निश्चित तौर से ये गंभीर बात है। जो बात शुरू से बिल्कुल होगा, जो बात ऐसे होगा जैसे आर्टिकल 370-35 ए जब आ रहा था रिमूव करने की बात, तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी। जब 3 तलाक था तब विरोध किया था, सबका फायदा हुआ। इसी तरह से जब वक्फ का नया बिल आएगा तब भी फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी और का नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और कानून का शासन रहेगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। उन्होंने लोगों के मन में काफी डर पैदा कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक ही काम करेगा। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। ओवैसी, ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। ये सोशल इक्वलिटी की बात जाके कांग्रेस से पूछे ना। कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वलिटी क्या होता है। सोशल इक्वलिटी कानून है। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। कांग्रेस होता तो डरा के काम कर लेते।
दरअसल आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में खुले तौर पर यह कहा है कि अगर ये कानून लागू कर दिया जाता है तो देश की सामाजिक स्थिति खराब हो जाएगी, अस्थिरता हो जाएगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम सरकार को आगाह कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने मौजूदा हालत में वक्फ विधेयक को पास किया तो यह आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे समाज में अस्थिरता आएगी। ये पूरी मुस्लिम बिरादरी की ओर से नकार दिया गया है। कोई भी वक्फ जायदाद नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस बयान को लेकर के कहा है, सुनिए। देखिए, जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है। आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा? यहां पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है। आप यहां पर क्यों बनाना चाह रहे? और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये तमाम चीजें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रिस्तान भी है। अब ये एक अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं, वक्फ बाय यूजर में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सरकार के कब्जे में है। मैं कहा वक्फ प्रॉपर्टी है सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना पार्लियामेंट सामने की, वहां के इमाम साहब एमपी हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप? ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब में हजारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको खत्म कर रहे हैं आप, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ नफरत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ की प्रॉपर्टीज छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। तो क्या चर्चा, अरे चर्चा, इतना गलत काम जगदीश पाल ने किया एज चेयरमैन, वो उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब को लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डिसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए मुझे।
बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़िए, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए। लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है, और इस पार्लियामेंट में 10 मर्तबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के। आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया, और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी की उन्होंने उसमें ना, तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। आपका डिसाइड नोट कितना पेज का था? डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था, जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी, इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो, क्या डाइल्यूट किया गया बताइए? नहीं आप बोलिए डाइल्यूट किया गया, बताइए बोलिए। हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भैया। आप कह रहे हैं डिस्प्यूट हो गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, डिस्प्यूट के माने आपने लिखे उसमें, डिस्प्यूट कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, और एक उसमें बिल में क्या है कि आप वक्फ के मुतवल्ली हैं, मैं जाकर कलेक्टर को बोलता हूं कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, और कलेक्टर जब इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो जब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ना उसमें टाइम पीरियड है। अब कलेक्टर इंक्वायरी ले गया, मेरी वक्फ प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है। और कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती नहीं करती, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन भी है। कहां से होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं भाई, ऑन पैरिटी आप इसको क्यों देखिए ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस में, ये सब चीजें हैं क्या? आप वहां करने वाले हैं क्या? अच्छा, वक्फ फंड आता था 7%, उसको आपने कम कर दिया 5%, और अमेंडमेंट क्या किया? वॉट एवर द नंबर गवर्नमेंट सेक्रीफाइस और कम हो जाएगा। अब कैसे चलेगा वक्फ बोर्ड? फिर बिल आएगा तो हम जो करना है करेंगे, क्या बात है। और जो एनडीए के अलाइज हैं उनको सोचना चाहिए, हमेशा पॉलिटिकल एनिमो नहीं होता ना। जेपीसी नहीं है, वो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, उनको इतना तक नहीं मालूम। जेपीसी बोलते रहते हैं, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है। जेपीसी अगर होती तो उसको इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते, जैसा वन नेशन वन इलेक्शन बनाया गया है। ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है, बस राग आलाप रहे। जेडब्ल्यूसी है, वो तक नहीं मालूम उनको। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप भारत को 1980 के और 90 के पहले वाले दशक में ले जाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हम अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोएंगे, हम दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोएंगे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि हम अब यहां नहीं आएंगे और कूटनीतिक बात नहीं करेंगे। ये वो जगह है जहां हमें ईमानदारी से खड़े होना है और बोलना है, क्योंकि हमारी बिरादरी यही चाहती है और हम एक भारतीय हैं। यह हमारी जायदाद है और किसी की दी हुई नहीं है, इसे आप हमसे छीन नहीं सकते। वक्फ हमारे लिए इबादत की तरह है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनके मुताबिक यह खास बिरादरी के खिलाफ है। उनका तो यह भी कहना है कि अगर यह बिल पास होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सुनिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है। देखिए, जब ये बिल लाया गया था तो उस वक्त भी हमारी पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने मजबूत तरह से इसका विरोध किया था। और विरोध करने की वजह थी, सिर्फ हम इसलिए किसी चीज का विरोध नहीं करना चाहते कि उसको बीजेपी एनडीए सरकार ला रही है। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है। लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। अब हम फिर से ये बिल आता है तो उसकी मुखालफत करेंगे और हम उम्मीद करते हैं बीजेपी के एनडीए के सहयोगी दल से ये गुजारिश भी करते हैं कि वो जो सब लोगों का वोट लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं कि इस बिल का विरोध करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो जनता का
उनको विरोध आगे झेलना पड़ेगा। फिर भी ये बिल पास होता है तो हम यकीनन सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे इस बिल के खिलाफ और वहाँ उम्मीद करेंगे कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। और यकीनन हम पूछते हैं कि जबरदस्ती थोपने की किसी बिल को क्या जरूरत है। जब वो बिल हमारे समाज के लोग कहते हैं कि वो बिल सही नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? सबका साथ सबके विकास की अगर आप बात करते हो तो उनको नजरअंदाज नहीं करो। इस चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और सारे देश को हम चाहते हैं कि हक मिले और इस देश की तरक्की हो। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समिति की रिपोर्ट सौंपी थी। 655 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से दिए गए सुझाव को शामिल किया गया था। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक बताते हुए दावा किया था कि ये कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के मुताबिक इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की मदद मिलेगी। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि साल 2024 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया था। बाद में 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास विधेयक को भेजा गया था। सरकार की ओर से पेश विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने के जुड़े मुद्दे और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।